हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का ट्यूटर थ्योरी पर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं मुगल वंश। चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, बाबर ने किस वंश का पतन किया था? तो बाबर ने पतन किया था लोधी वंश का। देखो, बाबर का प्रथम भारत पर अभियान यूसुफ जाही जाति के विरुद्ध 1518-19 में था और ये सबसे पहले पेशावर पहुंचा। 1524 में बाबर ने लाहौर पर विजय की। उसके बाद 1526 में बाबर ने लोधी वंश का पतन किया। लोधी वंश का शासक इब्राहिम लोधी युद्ध स्थल में ही मारा गया। लोधी वंश का शासक इब्राहिम लोधी युद्ध स्थल में ही मारा गया। और जो बाबर ने लोधी वंश का पतन किया था, तो ये किस युद्ध में हुआ था? पानीपत के प्रथम युद्ध में जो हुआ था 21 अप्रैल 1526 को। 21 अप्रैल 1526 को इस युद्ध में बाबर ने 3 विधियों का उपयोग किया: उस्मानी विधि, रूमी विधि और तुगलमा विधि। उस्मानी विधि और रूमी विधि तो तोपों को सजाने की विधि थी, और तुगलमा विधि तोपों के प्रयोग से संबंधित विधि है। बाबर ने किस युद्ध को धर्म युद्ध या जिहाद कहा था? बाबर ने 4 युद्ध मुख्य रूप से लड़े थे। 1526 में, 1527 में, 1528 में और 1529 में। पहला युद्ध पानीपत का प्रथम युद्ध था, जिसमें लोधी वंश के शासक इब्राहिम लोधी को परास्त किया था। दूसरा युद्ध 1527 में राणा सांगा के साथ था। इस युद्ध में जब बाबर की सेना हार रही थी, तो उसने जिहाद का नारा दिया। खानवा के युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया। उसके बाद सेना दोबारा से लड़ना उन्होंने स्टार्ट किया। 1529 में अफगानों के विरुद्ध युद्ध किया था, जो घाघरा का युद्ध था। और 1528 में चंदेरी का युद्ध 1528 में चंदेरी का युद्ध जो मेदिनी राय के साथ किया था। तो बाबर ने 1526, 1527, 1528 और 1529 4 युद्ध लड़े थे। सबसे पहले पानीपत का युद्ध, इब्राहिम लोधी वंश का शासक इब्राहिम लोधी को परास्त किया। दूसरा है खानवा का युद्ध 1527 में, जिसमें बाबर ने जिहाद का नारा दिया था। 1529 में मेदिनी राय के साथ चंदेरी का युद्ध, 1528 में मेदिनी राय के साथ चंदेरी का युद्ध और 1529 में अफगानों के साथ घाघरा का युद्ध। मुगल शाही घराने की निम्नलिखित में से किस महिला ने गायों को चराई के लिए अपनी जागीर से जमीन दी थी? तो ये थी हमीदा बानो बेगम, जो किसकी माँ थी? अकबर की माँ थी, यानी कि हुमायूं की पत्नी थी। हुमायूं के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। हुमायूं को बाबर 1526 पर गद्दी पर बैठा था भारत में। उसके बाद उसने 1530 तक शासन किया। उसके बाद बाबर की मृत्यु हो गई। उसके बाद अगला शासक कौन बनता है? हुमायूं बनता है। 1530 से और 1540 तक ये शासन करता है। उसके बाद कन्नौज व बिलग्राम का युद्ध में शेरशाह सूरी इसको पराजित करता है। उसके बाद इसको 15 वर्ष निर्वासित जीवन जीना पड़ता है। उसके बाद वापस यह 1555-56 में 2 युद्ध लड़ता है, मच्छीवाड़ा का युद्ध और सरिंद का युद्ध। उसके बाद इसकी वापस दिल्ली गद्दी पर एंट्री होती है। ठीक है भाई। हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? हुमायूं नामा की रचना हुमायूं ने नहीं की थी भाई। सिर्फ 2 ही ऐसे मुगल शासक है जिन्होंने खुद की रचना खुद की थी। एक तो जहांगीर और एक
बाबर ने बाबरनामा लिखी, जहांगीर ने जहांगीरनामा लिखी। लेकिन हुमायूंनामा हुमायूं ने नहीं लिखी थी, ये लिखी थी इसकी बहन गुलबदन बेगम ने। गुलबदन बेगम इसकी बहन थी, इसने क्या लिखी थी, हुमायूंनामा। और ये हुमायूंनामा किस भाषा में लिखी गई है, तुर्की भाषा में लिखी गई है। ठीक है। किस इतिहासकार ने हुमायूं के बारे में कहा था कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाकर ही मर गया, लेन फुल ने। निर्वासित होने के बाद हुमायूं ने कहाँ के शासक के पास शरण ली थी, ईरान के शासक के पास शरण ली थी। ईरान के शासक के पास शरण ली और वहाँ से इसे सहायता मिली थी। निम्नलिखित में से किन मुगल सम्राटों ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी। अभी मैंने बताया था ना, एक तो बाबर ने और एक जहांगीर ने। ठीक है, बाबर ने लिखी बाबरनामा और जहांगीर ने लिखी तुजुक ए जहांगीरी। बाबर का शासनकाल था, 1526 में गद्दी पर बैठा और 1530 की इसकी मृत्यु हो गई। ठीक है। उसके बाद जहांगीर 1605 में इस गद्दी पर बैठा और 1627 में इसकी मृत्यु हो गई। ठीक है। और जो देखो, सबसे पहले बाबर था 1526 से 1530 तक। 1530 के बाद हुमायूं आता है। हुमायूं 1530 से 40 तक शासन करता है। 40 में कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में हारने के बाद उसको 15 वर्ष निर्वासित जीवन जीना पड़ता है। दिल्ली की गद्दी पर शेरशाह सूरी का शासन चलता है। उसके बाद दोबारा से हुमायूं मच्छीवाड़ा व सरहिंद का युद्ध 1555 में जीतकर दिल्ली गद्दी पर बैठता है। मात्र 7 महीने शासन करता है। मात्र 7 महीने शासन करता है। 1555 से 56 में उसकी डेथ हो जाती है। पुस्तकालय शेर मंडल की सीढ़ियों से गिरकर उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद 1556 में उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद अकबर आता है 1556 से 1605 तक। 1605 तक अकबर शासन करता है। अकबर के बाद जहांगीर आता है। जहांगीर बैठता है 1605 से 1627 तक। ठीक है। दिल्ली का राज्य दोबारा प्राप्त करने के पश्चात हुमायूं कितने समय तक शासन कर पाया। जैसे मैंने भी बताया, सरहिंद और मच्छीवाड़ा का युद्ध जीता था। इन्हें सरहिंद के युद्ध के बाद दोबारा दिल्ली की गद्दी पर 22 जून 1555 को सरहिंद का युद्ध जीता। उसके बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा। उसके बाद 27 जनवरी 1556 को इसकी मौत हो गई। यानी इसने शासन किया था दोबारा 7 महीने तक लगभग शासन किया था। निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक स्थल पर इबादत खाना, बीरबल भवन, तानसेन की बरादरी और ओसर खाने का खाना अवस्थित है? तो है फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी को यूनेस्को में शामिल कब किया गया था? 1986 में। फतेहपुर सीकरी को यूनेस्को में शामिल किया गया था 1986 में। अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद किसके निर्देशन में हुआ था? भाई, निर्देशन में तो अकबर भी हुआ था। अकबर के कहने पर बदायूं ने इसका फारसी अनुवाद किया था, जिसका नाम रखा था रजनामा, युद्धों की पुस्तक। मुगल काल में 52 उपनिषदों का भी इन्होंने मतलब जो इसको ट्रांसलेट किया था। ठीक है। सीर ए अकबर के नाम से किसने किया था इसको अनुवाद? इसका किसने किया था? 52 उपनिषदों का अनुवाद किसने किया था? दारा सिकोह ने। ठीक है। अकबर ने किस जैन आचार्य को जगत गुरु की उपाधि दी? तो वो था हरिविजय सूरी। अकबर ने हरिविजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि दी थी। और हरिविजय सूरी से वो इतना प्रभावित हुआ कि जो जजिया कर लिया जाता था, तो जैन लोगों को जजिया कर से मुक्त कर दिया गया। ठीक है। अब बात करते हैं कि कौन कौन से और इसके साथ शासक थे जो अकबर के दरबार में धर्म चर्चा के लिए उपस्थित हुए थे। तो जैन था, एक तो शांति चंद था, भानुचंद था भाई, शांतिचंद, भानुचंद और विजय। ये तो जैन ये तो भाई
आपके जैन साधु हो गए, और हिंदू में था पुरुषोत्तम दास। ठीक है। शांतिचंद, भानुचंद और विजय, ये तो जैन थे जो अकबर के दरबार में धर्म चर्चा के लिए उपस्थित हुए थे। और एक था हरिविजय सूरी, जिसको तो अकबर ने जगत गुरु की उपाधि दी थी, और जिसी के से प्रभावित होकर उसने जैन लोगों को जगजिया कर से मुक्त कर दिया था। हिंदू में था पुरुषोत्तम दास, याद रखना है। तारीख फिरोज शाही, तारीख फिरोज शाही का लेखक। तारीख फिरोज शाही में देखो क्या हुआ था कि अकबर को जब पता चला कि उसके पिताजी को किसी ने बुरी तरह हराया था, ठीक है, तो उस समय तो अकबर का जन्म ही नहीं हुआ था, क्योंकि कन्नौज और बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं को हराया था। तो युद्ध कब हुआ था? 1540 में। और अकबर का जन्म कब हुआ था? 1542 में। इसलिए वो इसके बारे में जानना चाहता था। किसके बारे में? शेर शाह सूरी के बारे में। इसलिए उसने कहा था कि इस वीर के ऊपर आप रचना लिखो। तो किसने रचना लिखी थी? अब्बास खां सरानी ने। अब्बास खां सरानी ने इसके ऊपर रचना लिखी थी भाई, है ना, याद रखना है भाई। किसने रचना लिखी थी? अब्बास खां सरानी ने, सरवानी ने। 17वीं शताब्दी में बंगाल का प्रथम स्वतंत्र नवाब था। बंगाल का प्रथम स्वतंत्रता नवाब था। 17वीं शताब्दी में तो मुर्शिद को लिखा था, लेकिन मुगलों से अलग अपना प्रथम स्वतंत्र अस्तित्व स्थापित करने वाला कौन था? अलवर्दी खां। ठीक है भाई। अकबर के राजतत्व काल में गोंडवाना की स्त्री शासिका का नाम क्या था? गोंडवाना पड़ता है एमपी में, मध्य प्रदेश की थी रानी दुर्गावती जी। और ये किस वंश से संबंधित थी? ये थी चंदेल वंश से संबंधित। कौन से वंश से संबंधित थी? चंदेल वंश से संबंधित थी। और ये अपने पुत्र वीर नारायण की संरक्षिका बनकर शासन को चला रही थी। उस राजकुमारी का नाम क्या था जिसकी कोख से सलीम का जन्म हुआ? सलीम की शासक का नाम था जहांगीर का। इसका जन्म हुआ था मरियम उज्जमानी, जो क्या थी? एक हिंदू थी भैया ना, मरियम उज्जमानी, जिसको जोधाबाई कहते हैं। और ये आमेर के शासक की पुत्री थी। आमेर की संधि कब हुई थी? 1562 में। अकबर का जन्म राजमहल में नहीं हुआ था। अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? अकबर का जन्म हुआ था शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में। अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में। शाहजहाँ के शासनकाल में कौन सा विदेश यात्री भारत आया? शाहजहाँ के शासनकाल में देखो, इटली से तो निकोलस मंची और पीटर मुंडी, ये तो कहाँ से आए थे? इटली से। ट्रेवनियर और बर्नियर आया था फ्रांस से। और ये क्या था? एक वैद्य जी था। कौन? बर्नियर एक क्या था? चिकित्सक था। ट्रेवनियर हीरे का व्यापारी था, जोहरी जिसको बोलते हैं। किस कारण शाहजहाँ का काल स्वर्ण युग कहा जाता है? स्थापत्य कला के कारण। क्योंकि इसने बहुत से मतलब जैसे ताजमहल का निर्माण करवाया, इसने लाल किला का निर्माण करवाया, ठीक है। तो इसी कारण इसके काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। और इसका जो शासनकाल था, ये 1627 में गद्दी पर बैठा और 1658 तक इसने शासन किया। ठीक है भाई। किस मुगल शासक को निर्माताओं का राजकुमार कहते हैं? शाहजहां को। औरंगजेब के उत्तराधिकारी युद्ध में सफल होने के कारण क्या थे? औरंगजेब ने उत्तराधिकार के लिए मेनली 3 युद्ध लड़े, ठीक है। पहला 1658 में धर्मत का युद्ध, दूसरा 1658 में ही सामोगढ़ का युद्ध, और तीसरा व अंतिम युद्ध 1659 में देवराय का युद्ध।
ये किसके मतलब विरुद्ध लड़ रहा था ये लड़ रहा था दारा शिकोह के विरुद्ध लड़ रहा था। दारा शिकोह कौन था? इसका भाई था। दरअसल हुआ क्या था कि जो शाहजहां था, शाहजहां दिल्ली की गद्दी पर किसको बैठाना चाहता था? दारा शिकोह को बैठाना चाहता था। इस वजह से ये युद्ध हो रहे थे। ठीक है, अब देखो किस कारण सफल होने का कारण क्या था। दारा शिकोह में एक तो सैन्य संचालन का अभाव था। ठीक है, उसके अलावा दारा शिकोह जो था, जो हिंदू ग्रंथ हैं उनसे ये बहुत ज़्यादा प्रभावित था। और ये बात औरंगजेब ने मतलब बहुत तेज़ी से फैलवाई। उसके बाद इसको जो सुन्नी पक्ष था उसका औरंगजेब को समर्थन मिला। और औरंगजेब को सैन्य कुशल औरंगजेब कुशल सैनिक प्रशासन भी इसको मतलब सैनिकों का प्रशासन अच्छे से करना आता था इसको। ठीक है, युद्ध भूमि में तेग बहादुर नामक तेग बहादुर नामक सिख गुरु को फांसी किस मुगल शासक ने दी थी? औरंगजेब ने। औरंगजेब ने सिखों के 90वें गुरु तेग बहादुर को फांसी की सजा दी थी। हुआ क्या था, औरंगजेब मतलब जबरदस्ती मुस्लिम धर्म स्वीकार करवा रहा था कश्मीरी ब्राह्मण को, इस्लाम धर्म स्वीकार करवा रहा था। उसके बाद ये तेग बहादुर के पास मदद के लिए पहुंचे तो औरंगजेब ने तेग बहादुर को पकड़ लिया कि भाई तो भी इस्लाम धर्म स्वीकार कर। तो इसने नहीं किया, इसलिए इसको फांसी दिलवा दी। इसका जो ये सिखों के 90 गुरु थे, इनको हिंद की चादर के उपनाम से भी जाना जाता है। और इनका गुरुद्वारा है शीशगंज गुरुद्वारा। शीशगंज गुरुद्वारा का संबंध किससे है? तेग बहादुर से। तेग बहादुर सिखों के 90 गुरु थे जिसको औरंगजेब ने फांसी दिलवा दी थी। यदि औरंगजेब मंदिर को नष्ट कराना आरंभ किया तो वे काबुलों की मस्जिद को नष्ट करेंगे। ये शब्द किसके थे? जसवंत सिंह के थे। औरंगजेब के शासनकाल की बात कर लेते हैं। 1658 से 1707 तक। दूसरा सबसे बड़ा, पहला किसका था? फर्स्ट नंबर पर अकबर का था। फर्स्ट नंबर पर तो अकबर का था। और दूसरा सबसे बड़ा शासनकाल किसका है? औरंगजेब का शासनकाल है भाई। और तीसरा शाह आलम का। औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुई? औरंगजेब की मृत्यु हुई दौलताबाद में 1707 में। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है कि औरंगजेब के समय मराठा शासन को कौन चला रहा था? तो वो थी ताराबाई। पन्नादाय और दुर्गादास के जीवन से जो विशेष प्रेरणा मिलती है वह क्या है? त्याग व बलिदान की। पन्नादाय कौन थी? उदय सिंह की दाई माँ थी। उदय सिंह के पिता कौन थे? राणा सांगा। निम्न विद्वानों में से किसने औरंगजेब के काल में खुलासा उत त्वारिक को लिखा था? सुजान राय। सुजान राय ने औरंगजेब के काल में खुलासा उत त्वारिक को लिखा था। ये रटना है क्वेश्चन में। औरंगजेब को मुगल साम्राज्य के पतन का उत्तरदायी ठहराया जाता है। कौन सा कारण नहीं है? कौन सा कारण नहीं है? देखो, जो कारण है, कारण है वो क्या है? वो कारण ये है कि उसने दक्षिण विजय की नीति अपनाई थी। इसी वजह से वो विफल रहा था, क्योंकि मराठाओं पर उसको मतलब पूर्ण तरीके से विजय प्राप्त नहीं कर सका। मराठाओं को काबू में नहीं कर सका वो भी। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा पेशवा कहा जाता था। पेशवा प्रधानमंत्री। पेशवा का मतलब है प्रधानमंत्री से। और अष्टप्रधान किसके प्रशासन किसके शासन में थे? शिवाजी के शासनकाल में थे। शिवाजी का जन्म 1627 में हुआ। राज्याभिषेक 1674 में किया। और इसके संरक्षी
संरक्षक कौन थे? दादोजी कोंडदेव। ये इसके दादा नहीं थे, इसके दादा का तो नाम वो था भीलोजी। भीलोजी है ना। माता का नाम जिजाबाई। ठीक है। अष्टप्रधान पद किसमें थे? शिवाजी के प्रशासन काल में थे। ठीक है। इसमें जैसे अमात्य था, अमात्य कौन था? वित्त मंत्री। सुमंत क्या था? विदेश मंत्री। और जो पंडित राव था वो दान का अध्यक्ष था। वर्ष 1605 ईस्वी में पुरंदर की संधि का प्रमुख उद्देश्य क्या था? पुरंदर की संधि किस किस के बीच हुई थी? छत्रपति शिवाजी महाराज और मिर्जा छत्रपति शिवाजी महाराज और मिर्जा जयसिंह के बीच हुई थी ये पुरंदर की संधि। ठीक है। इसमें शिवाजी से 35 किलो में से 23 किले ले लिए गए। यमुना नदी को पार करने वाला, दिल्ली की दहलीज तक पहुंचने वाला प्रथम मराठा नायक कौन था? वो था बाजीराव प्रथम। और बाजीराव प्रथम की दूसरी पत्नी तो मस्तानी थी, और पहली पत्नी कौन थी? काशीबाई। ठीक है। 1737 में आया था और 1720-40 तक ये रहा था। शिवाजी के पुत्र संभाजी को सही रास्ते पर लाने के लिए किस धर्मगुरु के संपर्क में लाया गया? रामदास के लाया गया था। रामदास की रचना क्या है? नक्सिक है इसकी रचना। ठीक है। संभाजी ने शासन किया था भाई 1680 से 89 तक, 89 तक, 9 वर्ष तक शासन किया था। और जो अपना शिवाजी था, शिवाजी ने 1674 में हिंदू की उपाधि धारण की थी। किसने उपाधि धारण की थी? महाराज ने। प्रथम मराठा युद्ध समाप्त हुआ। प्रथम मराठा युद्ध 1775 से 1782 में सालबाई संधि के युद्ध तहत समाप्त हुआ। दूसरा 1803 से 1806 में। और तीसरा जो युद्ध था आंग्ल मराठा युद्ध, वो 1817 से 1818 की मध्य लड़ा गया, और इसी में पेशवा पद को समाप्त कर दिया गया। पहला युद्ध की संधि के तहत, सालबाई संधि के युद्ध तहत समाप्त हुआ। शिवाजी ने कब हिंदू रीति से रायगढ़ में अपना राज्याभिषेक कराकर छत्रपति की उपाधि धारण की? 1674 में रायगढ़ में अपना राज्याभिषेक करवाया। तांत्रिक विधि से तो करवाया था निश्चलपुरी गोस्वामी से, और हिंदू विधि से करवाया था गंगभट्ट से। मुगलों की प्रसिद्ध बंदरगाह सूरत 1664 पर आक्रमण करने का सूरत को शिवाजी ने 2 बार लूटा था, 1664 और 70 में। उसका मेन जो टारगेट था इसको लूटने का, वो था धन संग्रह के लिए। शिवाजी के शासनकाल में 2 प्रमुख कर था, चौथ कर और सरदेशमुखी कर। चौथ कर 1/4 लिया जाता था, और सरदेशमुखी कर 1/10। निम्न में से किसको औरंगजेब ने राजा और 7 नहीं है भाई, ये 5 है। राजा और 5 अजाब की मनसबदारी प्रदान की संभाजी को। पानीपत के तृतीय युद्ध का सर्वाधिक लाभ किसको हुआ? अंग्रेजों को हुआ। पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 को मराठा वीएस अहमद शाह अब्दाली के मध्य लड़ा गया। इसका नेतृत्व किसने किया था? सदाशिव राव ने। इसके बाद अंग्रेजों को सबसे ज़्यादा लाभ हुआ, क्योंकि 1761 में मराठाओं का पतन हो गया था, मतलब लगभग। उसके बाद 1764 में बक्सर का युद्ध अंग्रेजों ने आसानी से जीत लिया था। शिवाजी पर किस संत का सर्वाधिक प्रभाव रहा? संत एकनाथ का सर्वाधिक प्रभाव रहा।
ठीक है भाई, इसी के साथ आज के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। आप सभी से निवेदन है, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें, और कुछ कमी रही है तो कमेंट करें। धन्यवाद।